गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इकोनॉमिक में पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ इन इकोनॉमी। द इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ इन इकोनॉमी कैन बी स्टेटेड एज अंडर the study of the subject of economy which is perceived as difficult and complicated is made easier by way of diagram and less confusing clear by way of graph. Trend of certain economy parameter over various year can be observed through a single diagram or graph. Changes occurring in various sectors of the economy can also be easily understood. A comparison can be easily drawn from the distribution of some economic parameter between group, classes, region, sector as well as a time period. When many aspects of economy which are found apparently difficult are presented through a diagram, graph, the time and efforts of the presenter in explaining and of the reader is understanding this aspect is saved. Certain difficult principles of economy are easy to understand with the help of diagram and graph. For example, the concept of explanation and contraction of demand and supply, price of electricity, demand and supply, etc. are made easier by way of picture, and the trend of macroeconomic parameter can be clarified by way of time series graph. For instance, the short run, long run, regular fluctuation in agriculture and regular fluctuation in some industry are calculated by the method of time series, and their trend are presented by way of time series graph. तो स्टडी ऑफ सब्जेक्ट इकोनॉमिक मतलब अभी तक हमने 11th में भी इकोनॉमिक्स पढ़ा था, अभी 12th में भी हम पढ़ रहे हैं। तो अभी आप आगे कॉलेज जाओगे ना तो कॉमर्स बेस लोगे ना तो उसमें भी यही बताया जाएगा, उसमें भी आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट पढ़ना ही है। तो उसमें इकोनॉमिक सब्जेक्ट में भी ग्राफ और डायग्राम के थ्रू ही आपको समझाया जाएगा सारा, इसके लिए आपको इजीली वहाँ पे भी समझ आएगा। फिर सेकेंड है ट्रेंड ऑफ सर्टेन इकोनॉमिक, मतलब ट्रेंड ओवर ईयर डायग्राम एंड ग्राफ थ्रू अलग अलग सालों का ट्रेंड पता चलता है। ट्रेंड मीन्स कितनी चीज़ बढ़ रही है, कितनी चीज़ डिक्रीज हो रही है, वो ट्रेंड, उसे ट्रेंड बोलते हैं। मतलब ट्रेंड मतलब जो आप ग्राफ बनाते हो ना तो उसके अंदर कितनी भी चीज़ इंक्रीज हो या डिक्रीज हो ना तो आप उसे ग्राफ के थ्रू बता सकते हो। जैसे सपोज हमारी कंट्री जो है वो पॉवर्टी है तो पॉवर्टी फाइंड करने के लिए आप ग्राफ का यूज़ कर सकते हो। कितनी सारी चीज़ें जो उसके थ्रू पता चलती है, हमारी पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, कंट्री की डेवलपमेंट के लिए ग्राफ का यूज़ करते हैं। लाइक कभी इंक्रीज़ होती है ट्रेंड, कभी डिक्रीज़ होती है ट्रेंड, कभी 2-3 ईयर्स कम डेवलपमेंट होती है, कभी डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ तो अभी कोरोना की वजह से थोड़ा डेवलपमेंट कम हो गया है, इसे हम ट्रेंड बोलते हैं। कम हो रही है, कब बढ़ रही है, ये हमने ग्राफ के थ्रू इजीली समझ आता है। फिर नेक्स्ट है चेंजेस इन इकोनॉमी, मतलब ये भी वही बात हुई, हमारी इकोनॉमी में कितने कितने चेंजेस हुए हर चीज़ में। लाइक बैंक में कैसे कैसे रूल्स चेंज हुए, कैसे कैसे सरकार ने रूल्स बदले हैं, उस वजह से गवर्नमेंट के वजह से कंट्री पे क्या इफ़ेक्ट हुआ है। जैसे पहले जीएसटी नहीं था, अब जीएसटी आ गया है तो उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस हो गए। ये चीज़ बोल के समझाओ ना तो आपको नहीं समझ आएगा। मैं ऐसे बोल रही हूँ तो आपको नहीं समझ में आएगा, इसको मैं ग्राफ के थ्रू समझाऊँ ना तो आप इजीली समझ जाओगे, आपके दिमाग में भी बैठ जाएगा। इसलिए हमारे इकोनॉमिक में क्या क्या चेंजेस हो रहा है वो ग्राफ और डायग्राम के थ्रू जल्दी समझ आता है, इसलिए ग्राफ और डायग्राम के थ्रू समझाया गया है। फिर अब है कंपैरिजन भी इजी, मतलब ग्राफ एंड डायग्राम के थ्रू जितना कंपैरिजन करते हो ना वो अच्छी तरीके से होता है। जब हम एक तरह का ग्राफ बनाते हैं लाइक ड्यूल बार ग्राफ, हिस्टोरिक ग्राफ, हम क्लस्टर ग्राफ बनाते थे वैसे, बट आगे भी आएगा इन डिटेल। ऐसे ग्राफ इसलिए बनाए जाते हैं ताकि दो चीज़ों की कंपैरिजन कर सके। जैसे सपोज हमारे कंट्री का डेवलपमेंट जानना है लाइक रूरल एरिया या अर्बन एरिया में, तो रूरल एरिया और अर्बन एरिया में कितना डेवलपमेंट है तो दोनों चीज़ों का ग्राफ साथ में बनाएंगे। लाइक एक बार होगा रूरल का और एक दूसरा बार ग्राफ होगा अर्बन का, ताकि उसके थ्रू हर साल की कंपैरिजन जान सकते हैं। पहले अर्बन एरिया में डेवलपमेंट कम था और अब ज़्यादा हो रहा है तो रूरल एरिया उसका कंपैरिजन में कितना डेवलपमेंट है। उसी तरह सिटी और विलेज की कंपैरिजन, जैसे दो स्टेट की कंपैरिजन, सपोज गुजरात और महाराष्ट्र की कंपैरिजन भी कर सकते हो, उसकी पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है क्या है, स्टेट के बीच की कंपैरिजन करनी हो, सिटी की कंपैरिजन करनी हो, दो कंट्री के बीच की कंपैरिजन करनी हो, कोई भी तरह की कंपैरिजन करनी हो ना तो वो ग्राफ के थ्रू या डायग्राम के थ्रू इजीली हो जाती है।
फिर दूसरी बात है मैनी एक्सेप्ट प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी इजीली अंडरस्टूड का इकोनॉमी की कितनी सारी थियोरी, कितने सारे प्रिंसिपल मतलब जो रूल्स है, एक्सेप्ट है मतलब कितने सारे टॉपिक है वो इजीली ग्राफ डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। फर्स्ट हमने देखा था कि स्टडी सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमी में ये सब चीज़ हम आसानी से समझ सकते हैं कि पहले भी हमने देखा था स्टैंडर्ड 11th में कि इकोनॉमिक में बहुत सारे रूल्स देखे थे। कॉमन रूल था जो प्राइस और डिमांड के बारे में था, 11th में समझा था जैसे प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड डिक्रीज होती है, मतलब प्राइस राइज होती है तो डिमांड फॉल होती है। फिर है या तो प्राइस फॉल होती है तो डिमांड राइज होती है। राइट स्टूडेंट, हमने ये 11th में स्टडी किया था प्रीवियस ईयर में। ये जब हमने 11th में समझा था ना तब भी ग्राफ के थ्रू, डायग्राम के थ्रू समझा था। ये पॉइंट अभी तक याद होगा शायद आपको। यही पॉइंट, ऐसा तो एक रूल नहीं है, बहुत सारे रूल है जो हम आगे स्टडी करेंगे। तब इकोनॉमिक में बहुत सारे प्रिंसिपल आते हैं, बहुत सारे रूल्स आते हैं, बहुत सारे एक्सेप्ट मतलब थियोरी कॉन्सेप्ट आते हैं। ये सब कॉन्सेप्ट सभी रूल्स के ग्राफ या डायग्राम के थ्रू इजीली समझाया जाता है। आपके लिए इकोनॉमिक सब्जेक्ट को इजीली बनाने के लिए ये डायग्राम और ग्राफ का यूज़ होता है। और हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है ग्राफ इन इकोनॉमी, ताकि इकोनॉमिक में ये ग्राफ और डायग्राम कितना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल में दिया है एक्सपेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एक्सेट्रा। ये सब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि ग्राफ के थ्रू पढ़ेंगे तो हम इजीली समझ जाएंगे सारी चीज़। फिर नेक्स्ट है एक्सेप्ट टू बी कंसिडर्ड वाइल ड्राइंग अ डायग्राम एंड ग्राफ। While making a diagram and graph, the following except must be considered as a purpose of drawing pictures to make analysis simple and more effective. कोई भी ग्राफ और डायग्राम ड्रॉ करना हो ना तो एक्सेप्ट तो भी कंसीडर, मतलब कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी डायग्राम और ग्राफ बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखनी चाहिए, सम पॉइंट्स है। ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, उस बेस पे हम को पता चलेगा कि कौन सी ध्यान रखनी चाहिए, कौन सी चीज़ ग्राफ और डायग्राम में ध्यान नहीं रखनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है चॉइस ऑफ टाइप ऑफ डायग्राम और ग्राफ एंड द प्रेजेंटेशन। द राइट टाइप ऑफ डायग्राम or graph must be chosen to make a picture more effective. Certain data can be presented in a bar diagram as well as in a pie diagram. The user must make the right choice to make the picture of more effective. मतलब चॉइस ऑफ टाइप ऑफ डायग्राम और ग्राफ एंड इट्स प्रेजेंटेड, मतलब सबसे पहले आपको कोई भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करनी हो ना तो वो प्रेजेंट कैसे करना है, डायग्राम के थ्रू या ग्राफ के थ्रू। अगर ग्राफ या डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट कर रहे हो तो कौन सा डायग्राम लेना है, ग्राफ लेना है, उसकी क्लियरिटी होनी चाहिए ना। जैसे कितनी सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो एक से ज़्यादा वे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। कोई अगर एक इन्फॉर्मेशन हो जो बार ग्राफ के थ्रू भी बता सकते हैं, हिस्टोरीग्राफ के थ्रू भी बता सकते हैं, पाई ग्राफ के थ्रू भी बता सकते हैं, लाइन ग्राफ के थ्रू भी बता सकते हैं। एक ही इन्फॉर्मेशन अलग अलग तरह से बता सकते हैं। उस वक्त सिलेक्ट करना चाहिए कि किस तरह बनाना है तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा, ताकि सबको जल्दी समझ आएगा। सबसे पहले आपको कौन सा ग्राफ और डायग्राम पसंद करना है वो क्लियर होना चाहिए, तभी ऐसी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करो तो वो किस में प्रेजेंट करना हो वो पहले क्लियर होना चाहिए। उसके बाद ही डायग्राम और ग्राफ बनाना चाहिए। फिर सेकेंड है क्लियरिटी। अ पिक्चर मस्ट लुक अ नीट एंड क्लीन, डिफरेंट कलर और शेड में बी यूज टू डिनोट द वेरियस कंपोनेंट ऑफ अ पिक्चर। मतलब क्लियरिटी, जो भी ग्राफ और डायग्राम बनाओ ना वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। सबसे पहले तो जो देखने वाले हो ना उसे समझ आए। कोई भी डायग्राम बना रहे हो जिसमें कलर बराबर ना किया हो, लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो, कोई रफ में ग्राफ बनाया है जो है वो टेढ़ी मेढ़ी बन जाती है लाइंस, कोई भी बिग या स्मॉल हो जाता है। रफ ग्राफ बनाने में कितनी इन्फॉर्मेशन डिस्क्राइब करूँ कितनी नहीं करूँ तो समझने में मज़ा नहीं आएगा। मैं ऐसे ही ग्राफ प्रेजेंट करूँ तो मज़ा नहीं आएगा। ग्राफ कैसा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ग्राफ देखकर परफेक्ट लगना चाहिए। अगर डायग्राम बना रहे हैं ना तो डायग्राम में और वो ड्राइंग में कलर यूज़ कर रहे हो तो वो कलर अच्छी तरह से यूज़ किया होना चाहिए जिससे वो अट्रैक्टिव लगे और क्लियर लगे। अगर दो से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बता रहे हो तो दोनों इन्फॉर्मेशन के लिए अलग अलग कलर करना, और कितनी बार ग्राफ बनाते हो तो वो अलग अलग इन्फॉर्मेशन होती है तो अलग अलग कलर करना और अलग शेड करना और नीट एंड क्लीन होना चाहिए, जिससे जो भी समझ रहे हो, जो यूज़ ग्राफ को देख रहे हैं
तो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं उसे ग्राफ देखकर अच्छा लगे, वो क्लियरिटी होनी चाहिए। फिर है स्केल एंड मेजर। टू मेक अ पिक्चर लुक एप्रोप्रिएट इन साइज, स्केल्स मस्ट बी टेकन इन अकॉर्डिंग विद द डेटा। फिर है स्केल एंड मेजर, मतलब ग्रुप में स्केल्स एंड मेजर रहता है ना, सबसे पहले या जो बार में मेज़र ली जाती है, हर बार के बीच इक्वल गैप होना चाहिए, परफेक्ट मेज़र होना चाहिए। ग्राफ पेपर में ही ड्रॉ किया जाता है, तो उस ग्राफ पेपर में ये दोनों लाइन गैप ले रहे हो तो स्केल ली जाती है, वो भी इक्वल होनी चाहिए। जैसे हम 5 का गैप ले रहे तो उस हिसाब से स्केल ली जानी चाहिए, उसका परफेक्ट साइज होना चाहिए। फिर है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एक्सिस। बोथ एक्सिस ऑफ डायग्राम ग्राफ मस्ट बी डिनोटेड रिप्रेजेंट विद एप्रोप्रिएट डिटेल ऑफ व्हाट दे रिप्रेजेंट। अब है रिप्रेजेंट ऑफ एक्सिस, वो हमेशा क्लियर होना चाहिए। ग्राफ में हमेशा 2 एक्सिस बनाए जाते हैं, एक है एक्स एक्सिस और दूसरा है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट डेटा के लिए होता है और वाई एक्सिस उसके ऊपर डिपेंडेंट डेटा के लिए होता है। हमने अलग अलग ईयर की प्रॉपर्टी बतानी है, तो अलग अलग प्रॉपर्टी कितनी है वो बतानी है, तो एक्स एक्सिस पे ईयर लिखा जाता है और लाइक 2010, 11, 12 में वो इंडिपेंडेंट डेटा कहलाता है। और वाई एक्सिस पे प्रॉपर्टी लिखी जाती है कि कितनी % की प्रॉपर्टी है थी, और एक्स एक्सिस पे प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करो, वाई एक्सिस पे ईयर डिस्क्राइब करो, तो वो सही नहीं है, वो रॉन्ग है। इसी वजह से सबसे पहले आप इन्फॉर्मेशन डिस्क्राइब करते हो तो कौन सी इंडिपेंडेंट है और कौन सी डिपेंडेंट है वो इन्फॉर्मेशन क्लियर करना, जिससे इंडिपेंडेंट आप एक्स एक्सिस पे लिख सको और डिपेंडेंट वाई एक्सिस पे लिख सको। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सिस वो क्लियर होना चाहिए। फिर है डेटा टेबल एंड सोर्सेस ऑफ डेटा। Diagram and graph must be accompanied by the data table from which they are created and by mentioning the sources of data. The picture become more reliable and authentic. मतलब डेटा टेबल एंड सोर्सेस ऑफ डेटा ये इंपॉर्टेंट है। जब भी आप ग्राफ बनाते हो ना, वो ग्राफ अपने किसको देखकर बनाया है, उसके सोर्सेस डेटा या डेटा टेबल वो ज़रूर लिखना चाहिए। जैसे अगर मुझे प्रॉपर्टी का टेबल बनाना है तो अलग अलग सालों में कितनी प्रॉपर्टी थी कि 2010, 11, 12 प्रॉपर्टी कितनी थी उसे डिस्क्राइब करना है, तो उसे डिस्क्राइब करने के लिए मैं प्रॉपर्टी अंदाजे से लगा दूंगी। 2010 में जो था वो 20 था, फिर 2011 पे 19% हो गया, वैसे मैं अंदाज़ा लगाऊँ ना तो कहीं से तो मैं इन्फॉर्मेशन लूँगी ना। चलो गवर्नमेंट की वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन ली या गूगल पे सर्च किया और गूगल पे से इन्फॉर्मेशन मिली, कहीं से तो मिली ना इन्फॉर्मेशन, मुझे जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली वो सोर्स ऑफ डेटा लिखना होता है। ग्राफ बनाने के बाद नीचे सोर्सेस करके हमेशा लिखना होता है कि आपने ये इन्फॉर्मेशन ली कहाँ से, कि मैं अंदाजे से लिख रही हूँ तो वो नहीं लिख सकते, अंदाज़ा नहीं लगाना है, या कहीं सर्च करके लिखना है या फिर कोई टेबल के थ्रू लिखना है। सोर्सेस करके हमेशा लिखना होता है कि आपने ये इन्फॉर्मेशन ली कहाँ से, उसे पढ़ने वाले को भी पता चले ना ये इन्फॉर्मेशन ली तो मतलब करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, या तो आपने कोई टेबल क्लियर करके बनाया है तो वो डेटा टेबल ग्राफ के नीचे ड्रॉ करना है। टेबल ड्रॉ से पता चलेगा कि ये ग्राफ उनमें से बना है। वो टेबल और सोर्सेस ग्राफ के साथ ज़रूर बनाना होता है। आपकी इकोनॉमिक की टेक्स्ट बुक में देखना कोई भी ग्राफ बना होगा, उसके नीचे ये उसके पास, जैसे कि मैं बताती हूँ, देखो यहाँ ग्राफ बनाया हुआ है तो उस ग्राफ के लिए ये टेबल डिस्क्राइब किया हुआ है। टेबल के डिस्क्राइब करने के बाद ही ग्राफ बनाया है, डिस्क्राइब किए बिना ये ग्राफ नहीं बन सकता, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली गई है। ये चीज़ ग्राफ के साथ ज़रूर मेंशन करते हैं। फिर है मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग ऑफ द डेटा। When the picture is not draw for self-explanatory data but is draw from data simplified with statistical formula, it is appropriate to state the statistical method briefly. मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द डेटा मतलब आपने ये जो भी इन्फॉर्मेशन रखी है ना, जो भी डायग्राम और ग्राफ बनाया ना, जो भी कैलकुलेशन की है वो कौन सी मेथड से कैलकुलेशन की है वो भी डिस्क्राइब करना ज़रूरी है। पता है कितनी बार जो इन्फॉर्मेशन है ना वो अलग अलग मेथड से भी होती है। 11th में हमने सीखा था कि इनकम फाइंड करनी हो तो अलग अलग बेस है, अलग अलग मेथड है। हमारी नेशनल इनकम काउंट होती है, तो अगर आपने ग्राफ बनाया है तो नेशनल इनकम का तो नीचे लिखना होता है कि ये नेशनल इनकम की कैलकुलेशन आपने किस तरह से की है, कि कौन से मेथड से की है, वो बताना ज़रूरी है। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेटा, क्योंकि एक ही चीज़ अलग अलग मेथड से भी
कैलकुलेशन होता है। तो आप मेंशन तो करो कि मैंने इस मेथड से कैलकुलेशन की है, ये मेथड से की है। कोई भी डायग्राम और ग्राफ बनाओ ना तो ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये सब चीज़ को ध्यान रख के डायग्राम और ग्राफ तैयार करते हैं ताकि क्लियर और इजीली समझ आए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।